अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुश आमदीद। जाने अजीज सोनी मिर्ज़ा किस नंबर 47। जमील शाम के वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो सहल को बेहोश पड़ा देखकर इसका नाम पुकारता हुआ उसकी तरफ लपका। और इसका चेहरा थपथपा रहा था और मुसलसल नाम भी पुकारता रहा, मगर वो बिल्कुल हवास बाख्ता थी। फिर वो भागता हुआ किचन में गया और पानी का गिलास लेकर आया। यके बाद देख रहे उसने कितने ही छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल गई। "हाँ, तो ठीक है?" उसके पूछने पर उसके बाजू का ही सहारा लेती हुई उठ बैठी। "हाँ, तू यहाँ? भाभी ने मुझे कॉल की थी कि तू सुबह से गायब है, तो मैंने तेरी लोकेशन ट्रेस की और यहाँ आकर देखा तो तू बेहोश पड़ी हुई थी।" "हाँ, मैं तो यहाँ खान की तस्वीरों को देख।" अचानक ही उसे कुछ याद आया तो पागलों की तरह फर्श पर इधर-उधर कुछ टटोलने लगी। "क्या ढूंढ रही हो?" इनकी तस्वीर थी यहाँ, कहाँ गई?" मैंने उठाकर बेड पर रख दी है। उसके बताने की देर थी और वो फुर्ती से खड़ी होकर बेड पर देखने लगी। खान की तस्वीर को पाकर वो एक बार फिर से तड़पती हुई उसे अपने सीने से लगा गई। जमील को इसकी हरकत पर शदीद अफसोस हुआ। "खान भाई की इतनी याद आ रही है तो चल, तुझे मैं यहाँ कब्रिस्तान ले जाता हूँ।" "कौन से कब्रिस्तान की बात कर रहा है? इनकी लाश को तो भाई ने जला दिया था।" उसने निगाहें उठाई। "हाँ, लेकिन इनकी हड्डियों को इकट्ठा करके भाई ने एक कब्र में दफना दिया था, ताकि हम इसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ सकें।" "क्या सच में?" "हाँ, चल मेरे साथ।" उसने बहन को कंधों से पकड़कर सहारा दिया और अपने साथ-साथ चलाने लगा। वो इसकी तस्वीर को भी सीने से लगाए हुए अपने साथ ही लेकर आई थी। सफ़र के दौरान भी उसने एक पल के लिए भी खान की तस्वीर को खुद से अलग नहीं होने दिया था। जब तक वो कब्रिस्तान पहुँचे तब तक अंधेरा छाने लगा और कब्रिस्तान पहले से भी ज़्यादा वहशतनाक महसूस हुआ। कब्रिस्तान के दरवाजे पर ही खड़े होकर ज़मील ने अंदर झाँका तो डर लगा। फिर पहलू में खड़ी बहन की तरफ देखा तो वो अंदर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इसका इंतज़ार किए बिना ही वो खुद ब खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। समील ने बादल नख्वास्ता अपने कदमों को उसके पीछे ही चला दिया। उसने एक कब्र की तरफ इशारा किया तो सहल की नज़रें उसकी तख्ती पर गई। यहाँ जर्मनी ज़बान में खान का नाम और वफ़ात का दिन लिखा था। इसके नाम के साथ मरहूम लिखा देखकर वो फिर अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकी थी। "सहल, तुझे यहाँ इस वक़्त कब्रिस्तान में डर नहीं लग रहा? जब कोई अपना मर जाता है ना, तो फिर कब्रिस्तान से वहशत नहीं होती, बल्कि इश्क हो जाता है।" उसने सिसक कर कहा और उसकी कब्र पर से लिपटकर ज़ारो कतार रोई। ज़मीन इसके करीब बैठा तसल्ली के तौर पर इसके सर पर हाथ फेरता रहा। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आंखें जहाँ पहले सिर्फ सुर्ख थीं, अब सूज भी गई थीं। उसे जब लगा कि अब वो मज़ीद यहाँ रुकी तो अपने हवास खो बैठेगी, तो फिर उसे ज़बरदस्ती खींचता हुआ गाड़ी में वापस बिठा गया। "समीर, मुझे यहाँ रहना है। प्लीज़ तू चला जा, वापस चला जा। चुपचाप यहीं पर बैठ।" वो सख्ती से बोला, मगर इसकी सख्ती पर वो ज़रा नहीं डरी थी। बल्कि फिर भी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ड्राइविंग सीट पर उसके साथ बैठता हुआ फौरन रेस पर पाँव रख गया। आर्याल की गाड़ी की आवाज़ पर मीरम भागकर अपने बालों को गोल-गोल घुमाती जूड़े में बांध गई ताकि उसे शक ना हो। फिर धीरे-धीरे चलकर सीढ़ियां फलांगती तो वो सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसकी सीधी नज़र अपने सामने खड़ी मीरम पर गई, लेकिन फिर अचानक उसकी पुष्ट से ज़मीन नमूदार हुआ और वो सहल को सहारा दिया हुआ था। वो इनकी तवज्जो अपनी तरफ खींच गए थे। "सहल, तुम्हें क्या हुआ?" मीरम ने तेज़ी से आगे बढ़कर पूछा। "भाभी प्लीज़ इसे कमरे में ले जाएं, हो सके तो खाना खिलाकर कोई नींद की टैबलेट दे दें, ताकि इसे थोड़ा-सा सुकून मिल जाए।" "नहीं, मीरम, तुम इसे नींद की टैबलेट्स नहीं दोगी," आर्याल बोला। सहल ने भीगी नज़रों से उसे देखा। "लेकिन जो कुछ हुआ है इसमें सहल की गलती है, भुगतने दो इसे।" उसके लफ्ज़ उसकी बहन को तीर की तरह चुभे थे। "आर्याल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने जानबूझकर थोड़ी खान भाई को धक्का दिया था। आप बार-बार उसे एक ही चीज़ का ताना क्यों देते हैं? ताकि उसे पता चले कि उसने अपनी हमाकत की वजह से क्या खो दिया। आप इतने बेसिंस कैसे हो सकते हैं?" बहन को तसल्ली देने की बजाय, "मीरम, इसे कमरे में ले जाओ और खाना खाए तो खिला दो, वरना ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। और वापस आकर टेबल पर डिनर सेट करवाओ, भूख लगी है।" अपना हुक्म सुनाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जा घुसा था। ज़मीर खामोशी से डार्लिंग की तरफ चला गया था। तब उसने सहल का चेहरा देखा तो उसे बहुत तरस आया था। "सहल, तुम अपने भाई की बातों को दिल पर मत लो। उन्होंने अपना राइट हैंड खोया है। वो अभी तक बहुत दुखी हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। वो भाई का दोस्त था, लेकिन मेरा शौहर था, मेरे होने वाले बच्चे का बाप था। मुझसे ज़्यादा दुःख नहीं हो सकता भाई को।" वो रूहान सी होकर कहने लगी। "लेकिन आर्याल तो बस..."
बस कर दो मीरम भाभी, बस। तल्खी से उसे छिड़कती हुई वो अपने कमरे की तरफ रफू चक्कर हो गई। मीरम ने खाने का टेबल लगवाया और डार्लिंग को सहारा देकर सामने कुर्सी पर बिठाया। इसका जख्म काफी बेहतर था और पट्टी इसके बाद उसे बांधकर गले में से गुजार दी गई थी। आर्याल शावर लेकर सफेद काटन का सूट पहने अपने कप फोल्ड करता हुआ कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मीरम ने उसे नजर भर कर देखा और उसके करीब ही बैठ गई। समीर डार्लिंग के साथ बैठा था। जब सब खाना शुरू करते हुए तो समीर ने दो खुद नवाले तोड़ तोड़ कर डार्लिंग के मुंह में डाले। आधे खाने के दौरान वो सहल की कमी को महसूस करके बोल उठा, भाई, आपको नहीं लगता कि आपने सहल को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है? फिलहाल वो स्ट्रेस में है। उसे बाहर कैसे निकालना है मैं जानता हूँ। तुम इसकी फिक्र मत करो और अपनी बीवी का ध्यान रखो। जी भाई, उसने मुख्तसरन कहकर नजरें झुकाई। टाइगर, मैं घर में बैठी बोर हो जाती हूँ। क्या मैं कल से काम पर? नहीं डार्लिंग, काम तुम्हारी सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे भी आजकल पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है, तो इस कंडीशन में मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई गलती से भी अरेस्ट करके ले जाए। लेकिन अगर उन्होंने आपको अरेस्ट कर लिया तो? मीरम ने फिक्रमंदी। नहीं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका लहजा ऐसे था जैसे वो फिर से बहस करना चाह रही हो। तुम्हें हर बात बतानी जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बीवी हूं आपकी। मीरम, तुम मुझसे घर के मामला डिस्कस डिस्कस किया करो और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी बात कर सकती हो, लेकिन मेरे मिशंस और मेरे काम के बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। समझ गई? वो सिफाकियत से बोला और मीरम अपने होंठ वहीं पर भेज गई। खाने से सैर होकर वो टिश्यू से हाथ साफ करते हुए अपने कमरे में रूपोश हो गई, जबकि आर्याल अभी भी वहीं पर ही बैठा था। समीर, डार्लिंग ने उसके कमरे में दाखिल होने पर उसका नाम पुकारा तो वो अपनी जैकेट उतारकर सोफे पर रखता हुआ उसके करीब आ बैठा। हाँ बोलो, मेरा शहजादा नाराज तो नहीं है मुझसे? हम्म, आज मुझे शहजादा बना दिया। उसे हैरत, सच में हैरत हुई थी। हम्म, क्योंकि तुम डार्लिंग के दिल के शहजादे हो और तुम जमीर के दिल की मलका। वो करीब खसर कर इसके हाथों में हाथ भरकर नजरें दो चार करते हुए प्यार से बोला तो डार्लिंग की सुर्खी छलकी। या तुम्हारा ये जख्म कब ठीक होगा? तरस गया हूं मैं तुम्हारे लिए। हम्म, सच कहूं तो तुम्हारी ऐसी तरसी हुई शक्ल देखकर मुझे बहुत मजा आता है। उड़ा लो बेटा, जितना मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो। बस एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हंसने की बारी मेरी होगी और उजड़ी हुई शक्ल तुम्हारी होगी। मुझे धमका रहे हो? उसने निगाहें सुकेड़ी। ना मेरा बच्चा, अपने क्यूट बेबी को धमकाऊंगा थोड़ी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम तंग आ जाओगी। ओह, उसने इतना लंबा लफ्ज बोला कि इसके होंठ गुलाई में निकल आए थे। हाँ, और अगर मैं अब भी इसकी किस्तें भी अदा करना शुरू कर दूं तो? उसने आंख मारी। हाय, फिर तो तुमसे अच्छी बीवी और कोई नहीं। चलो, पहली किस्त दे देती हूँ और अगली किस्त तुम खुद वसूल करना। मतलब? वो सच में नहीं समझा था और डार्लिंग ने समझाने के लिए इसके दाएं गाल पर अपने लब रख दिया। बड़ी जालिम चीज हो वैसे। उसके पीछे होने पर वो लफ्जों को रगड़ कर बोला तो डार्लिंग की हंसी जोर से बुलंद हुई। अब इज्जत इसी में है कि चुपचाप सो जाओ, वरना याद है ना कि कल रात मैंने टांग मारी थी तो तुम्हारा घुटना जख्मी कर दिया था। तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आज कोई तुम्हारी हड्डी टूट जाए। बस एक बार। इस एक बार में अभी बहुत वक्त है। जब तक मैं ठीक हो जाऊंगी तब तक तो तुम तरस तरस कर चूहे जितने रह जाओगे। अब शोहर को चूहा बना दिया। वो मस्कीनों सी शक्ल लिए बोला। नो, मेरा बेबी तो मेरा क्यूट सा भालू है। उसने उसका गाल खींचा तो वो मुस्कुरा दिया। अच्छा, मुझे भाई ने कुछ काम दिया तो मैं लैपटॉप पर वो काम कर लूँ और तुम सो जाओ। ओके। यार, मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया। कौन सी बात? कर मार लो की जान मैंने ली थी। मार दिया मैंने उसे। तुम, इसका मतलब है कि मेरा बेबी अब मेरी डिमांड के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है? वो नाक खींचकर मुखातिब हुए तो जमील ने मुस्कुराते हुए गर्दन को ऊपर नीचे हिलाया। तुमने उसे मारा कैसे? ये डिटेल मैं नैना से पूछ लूंगी। ओके मेरा मीठा दिल। इस बार वो उसके रुखसार को बूसा देकर बोला तो डार्लिंग ने तेवरी चढ़ाई। मीठा दिल? हाँ हाँ, मतलब स्वीट हार्ट। उसके बताने पर वो फिर से हंसी थी और जमील दीवानों की तरह उसे देखता रहा। आर्याल के कदमों की चाप पर मीरम बेड पर मजीद सीधी होकर बैठ गई थी। वो डाइनिंग टेबल से टिश्यू उठाकर हाथ साफ करता उस टिश्यू को अपने साथ ही ले आया था और आते ही एक नज़र मीरम को देखा और फिर डस्टबिन के करीब जाकर अपना जूता इस पर रखा। इसका ढक्कन खुल गया था और उसने टिश्यू फेंककर जैसे ही वापस मुड़ना चाहा तो अचानक फिर से बगौर अंदर देखा। वो बेड पर बैठी अपने हलक में खौफ की गिल्टियां उतारने लगी।
اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ارے نہیں، انہیں بھی آج ہی ٹشو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں آنا تھا۔ اب یہ ڈسٹ بن میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں انہوں نے میرے بال تو نہیں دیکھ لیے؟ اپنی انگلیوں کو گود میں دھر کر وہ انہیں مروڑ رہی تھی۔ آریال نے اس کی طرف چلنا شروع کیا تو اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر پھر سے دل میں خود بخود مخاطب ہوئی۔ لگتا ہے پتہ لگ گیا۔ آپ کیا تھپڑ ماریں گے؟ نہیں، لگتا تو نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم جتنے تانے انہیں تھپڑ مارنے کے میں نے دیے تھے نا، تو اس حساب سے شاید نہیں ماریں گے۔ اور ویسے بھی اب میں امید سے ہوں تو مجھے تکلیف تھوڑی نہ دیں گے۔ اپنی بھووں کو سکیڑے ابھی وہ اسے دیکھ کر سوچ ہی رہی تھی جب وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ بڑھایا تو ڈرتے ڈرتے میرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے جھٹکا دے کر کھینچتا اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ میرم کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج تو سینہ چیر کر پکا باہر نکل آئے گا، مگر آریال نے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپتے ہوئے اس کی گردن کی پشت پر ہاتھ ڈالا اور اس کے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا تو اس کے جوڑے کی صورت میں بندھے بال پوری کمر پر آ گرے۔ پھر اس کے بالوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لیے غور سے دیکھنے لگا۔ میرم کا گلا خشک سے خشک تر ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی گداز دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو رہی تھیں۔ وہ کیا کرنے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی زلفوں کے آخری سروں کو اپنے ہاتھوں میں لیے وہ غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ اس کے کچھ بالوں کو جسے اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا انہیں اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹتا، زور سے کھینچ دیا، ساتھ ہی میرم کی چیخ نکلی۔ تم جانتی ہو نا کہ مجھے تمہارے بالوں سے عشق ہے، پھر تمہیں کس نے اتنا حق دیا کہ تم انہیں کاٹ ڈالو؟ غصے سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ اب آ چھوڑے میرے بالوں کو، بہت درد ہو رہا ہے۔ اپنی کھینچتی ہوئی زلفوں کے درد پر وہ سسکاریاں بھرنے لگی، آنکھیں رو دینے کے قریب تھیں۔ جو میں نے پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو، کس نے تمہیں اتنا حق دیا کہ تم اپنے بالوں کو کاٹو؟ آواز اور بھی بلند تھی۔ آریال وہ ڈیمیج ہو رہے تھے، اس لیے میں نے ڈیمیج ہو رہے تو ہونے دیتی یا پھر مجھے بتاتی، میں اس کو کچھ سلوشن نکالتا، لیکن تم نے مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس نے مزید شدت سے کھینچا، ساتھ ہی میرم کی چیخیں گونجیں اور اب وہ آنسو چھلکا گئی تھی۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے نا میرم کہ میں تمہاری اس حالت کا لحاظ کر کے تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ اپنے بالوں کو کاٹ کر تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میں اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں کو بخشتا نہیں ہوں۔ آریہ پلیز چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کروں گی، پلیز۔ نہیں، تم مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتی ہو، اس لیے اب تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ آریہ میں معافی مانگتی ہوں، سوری۔ اس نے سسکی بھری۔ کیا تمہارے سوری کرنے سے تمہارے بال واپس آ جائیں گے؟ نہیں، میں نے تھوڑے سے کاٹے ہیں بس، دوبارہ نہیں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو میرا، اور اسے اپنے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ تمہارے وجود پر اب تمہارا بھی اتنا حق نہیں ہے جتنا میرا ہے۔ تم خود کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتی ہو، نہ ہی اپنے وجود کے کسی بھی حصے کو میری اجازت کے بغیر اپنے وجود سے الگ کر سکتی ہو۔ تم نے آج پہلی بار اپنے بالوں کو کاٹا ہے، اس لیے تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ باہر بار جانے دوں گا۔ دوبارہ کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو ٹرسٹ می، پھر میں تمہارے وجود کو ایسا نوچوں گا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ اس کی جھنجھلاتی آواز اور لفظوں نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی۔ میرم نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ میرم اس سے دور دور کھسکتی دیوار سے جا لگی تھی۔ آریال اپنے قدم پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ واپس بیڈ پر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپاتی ہوئی کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ جب وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے میں آیا تب میرم بستر پر ایک طرف لگی سمٹ کر بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کمرے میں آیا ہے، مگر ایک جھلک بھی اس نے نہیں ڈالی تھی۔ آریال اس کی دائیں طرف آ بیٹھا، تبھی اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھنے ہی کی والی تھی جب وہ گرجا، کدھر جا رہی ہو؟ لیکن میرم اس کا کوئی بھی جواب دیے بغیر خاموشی سے صوفے پر اپنا تکیہ درست کرتی ہوئی جا لی تھی۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ میرم، بیڈ پر واپس آؤ، اس نے حکمیہ انداز میں کہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میرم، میں نے کہا کہ بیڈ پر واپس آؤ۔ لفظوں میں مزید شدت پیدا ہوئی مگر بے سود۔ اپنے جبڑے بند کرتا ہوا وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب کھڑا ہو کر پھنکارا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میرم، میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو۔ اس کی مسلسل خاموشی اسے چبھ رہی تھی اور وہ اپنا چہرہ ایک طرف کر کے ماتھا مسلنے لگا۔ دیکھو میرم، ہمارے بیچ جو بھی جھگڑا ہے، لیکن تم بیڈ پر سوگی، صوفے پر نہیں۔ اس بار اس نے نرمی سے کہا مگر پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔
वो बस यकटुक लेटी छत को घूरे जा रही थी। मीरम, तुम जवाब दोगी या फिर मैं तुम्हारा मुंह खुलवाऊं? वो एक बार फिर दुरुस्तगी से बोला। अभी तक उसे खामोश पाकर वो हार गया था। फिर थक कर इसके करीब फर्श पर बैठ गया। यार, नाराज हो तो बताओ तो सही। वैसे तुम्हारा नाराज होना बनता नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। फिर प्यार से कहा। मीरम, ऐसे खामोश मत रहो प्लीज। तुम्हारी खामोशी मुझे डस रही है। प्यार का दावा करने वाले जब प्यार को निभा न सके तो खामोश हो जाना बेहतर होता है। बिलाकर बैठकर उसने बोलने के लिए लब खोले और बोला भी तो पॉइंट ही मारा। कौन सा प्यार नहीं निभाया मैंने? गोद में रखे हुए इसके हाथों को थामकर वो मोहब्बत से बोला। मेरे बालों को क्यों खींचा? पता है कितना दर्द हो रहा था? आंखों से फिर से पानी बरस पड़ा। तुमने काटे क्यों? बताया तो था कि डैमेज हो रहे थे। तो मुझसे शेयर करती ना यार। एक बार कहती तो सही कि तुम्हारे बाल डैमेज हो रहे हैं और तुम्हें काटना चाहती हो। लेकिन तुमने ना पूछा और ना ही बताया, बल्कि खामोशी से छुप छुपा कर कैंची फेर दी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अगर मैं डस्टबिन ना भी देखता तब भी मुझे पता चल जाता मीरम। क्योंकि तुम्हारे वजूद के किसी भी हिस्से में जरा सा भी बदलाव आएगा तो उसे सबसे पहले मैं महसूस करूंगा। अरे यार, मैं तो बस अपने बालों को खराब होने से बचाना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे और मेरे बाल खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने इश्क को कभी भी इस तरह तबाह नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जुल्फें मेरा इश्क है, मेरा सुकून है। इनकी खुशबू, इनकी कैद में मैं ही तो अपने होश गंवा देता हूँ। और तुम्हें लगता है कि अपने सुकून और अपने इश्क को ऐसे ही जाने दूंगा? नो, नेवर। तो अपने ही इश्क और अपने ही सुकून को यूं मरोड़ कर रख दिया। इसकी बात पर वो हंसने पर मजबूर हो गया और हंसा भी। वो तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, वरना तुम्हारे बाल। उसने अपना हाथ उसकी जुल्फों में फेरा। बेतहाशा अजीज है मुझे। आर्या, अब बहुत बुरे हैं, बहुत जालिम है, एज ऑलवेज। मुस्कुराकर कहते हुए उसने अपने हाथों की पुर्श से मीरम के आंसू साफ किए। अब तो आ जाओ बेड पर, वरना सारी रात नींद नहीं आएगी। उसके लहजे में हुक्म कम और इल्तिजा ज्यादा थी। वो नम पलकों से मुस्कुराए उसका हाथों से थामे उसे बेड तक लेकर आया। फिर अपने सामने बिठाकर उसका चेहरा देखना शुरू किया तो मीरम शर्माकर लाल गुलाबी होती चली गई। गुस्सा चाहे जितना भी होता, मगर इसका फकत मोहब्बत से बोलना और प्यार से देखना ही उसे हमेशा आरियाल के सामने हरा देता था। न जाने उसने ऐसा कौन सा जादू किया था इस पर कि वो हर बार उसकी कुर्बत पाकर खुद को उसके सामने हार जाती थी। सहन खनूदगी की हालत में नींद से उठी और शावर लेकर अपने बालों को झाड़ा। तभी आरियाल को दरवाजे पर खड़ा देखकर वो गले में अपना दुपट्टा सेट कर दिया। भाई आप। अगरचे इसकी आंखों में नाराजगी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी बोली। बैठो। बिस्तर पर उसे बैठने का इशारा करके वो खुद भी उसके पास बैठ गया था। सहल ने आंखें झुकाए हुए नजरें झुकाई हुई थी। सहल, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था और फिर से समझा रहा हूँ कि जो कुछ भी हुआ, फिर चाहे वो तुम्हारी वजह से हो या किसी की भी वजह से, लेकिन अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जो लोग मुश्किलात का साथ सामने घुटने टेक देते हैं ना, वो फिर सारी ज़िंदगी तड़पते ही रहते हैं। भाई, खान को भूलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। नामुमकिन ही है। वो हर पल और हर घड़ी मेरी यादों में रहता है। इसकी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम इसकी जान नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो एक हादसा था। मैंने तल्ख अल्फाज इसलिए बोले ताकि तुम कम अज़ कम गुस्से में ही उसे भूलने की कोशिश करो। अगर यूँ इस तरह हर वक्त दिमाग पर जोर देती रहोगी तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता तुम खान की तरह आखिरी निशानी को भी खो दो। भाई, मैं कोशिश करूँगी। नहीं, कोशिश नहीं सहर, अमल चाहिए। बाकी मैं किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करता हूँ ताकि तुम इसे वक्त दो और वो तुम्हें मेंटली तौर पर रिलैक्स कर सके। जी भाई। और खाना खा लिया करो सहर। नींद की गोलियाँ लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और भूखे रहना तो उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह है। भाई, मैं खाना खाने की कोशिश करती हूँ मगर खाया नहीं जाता। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। अगर उसे भूलना चाहती हो तो हर इस चीज़ को खुद से दूर कर दो जो उससे रिलेटेड हो, वरना जब जब उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखोगी तब तक तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उतना ही ज़्यादा अरसा तुम्हें उसे भुलाने में लगेगा। मैं खान की चीज़ों को खुद से दूर नहीं कर सकती। जब वो दूर हो गया है तो इसकी चीज़ों का क्या करोगी? संभाल कर रखूँगी। काश तुमने उसे संभाल कर रखा होता तो शायद कभी भी उसकी निशानियों को संभालने की नौबत ना आती।
भाई मैं तुम्हें ताने नहीं दे रहा बल्कि समझा रहा हूँ कि इंसान के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तुम इस दर्द को सह सकती हो इसलिए रब ने तुम्हें ये दर्द दिया है, क्योंकि वो किसी भी शख्स को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। ठीक है भाई, मैं वैसा ही करूँगी जैसे आपने कहा। गुड, खुश रहो। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर वो नज़रों से ओझल हो गया। सर ने आंसू दबाने की कोशिश की। सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे जब शाज़मा गुलाब जामुन की ट्रे टेबल के एन बीच में रख गई। वाह, आज ये मिठाई किस खुशी में? समीर को तो हमेशा से बातें जानने में दिलचस्पी थी, इसने सबसे पहले पूछा। मीरम, तुमने सहल और डार्लिंग को बताया? आर्या ने उसकी तरफ देखा। नहीं, वो डार्लिंग को बताया था लेकिन सहल को नहीं बता सकी। क्या बताना था भाभी? सहल जो उसके करीब ही बैठी थी अब अचानक तजस्सुस से बोली। मैं बताता हूँ। आर्या शाइस्तगी से कहने लगा और सबकी तवज्जो इसकी तरफ थी। जमील, तुम और सहल दोनों फूफो और चचा बनने वाले हो। खुशखबरी सुनकर सबकी आंखों में जुगनू चमक उठे, चेहरों पर मुस्कुराहट आई। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। हाय, कोई नन्हा मुन्ना सा बच्चा मुझे चाचू चाचू कहेगा। जमील ने बड़े से अंदाज से एक्शन मारकर कहा तो सबकी हंसी छूटी। लफ्ज चचा होता है, चाचू नहीं। सहल ने मुंह चढ़ाने के लिए कहा। पर मुझे चाचू लफ्ज अच्छा लगता है, इसलिए मैं उससे कहूंगा कि वो मुझे चाचू ही कहे। वैसे भाई, जब मैंने आपको अपने बारे में बताया था तो आपने मेरी इंसल्ट कर दी कि बहनें खुद भाइयों को नहीं बताते। और अब आपने खुद क्यों बताया? क्योंकि तुम्हारे बताने का अंदाज मुख्तलिफ था। और वैसे भी तुम लड़की हो और ये माशरा मर्द ज़्यादा है। हाँ, वैसे हम लड़कियों के तो जैसे कोई जज्बात ही नहीं होते। उसने आंखें फेरी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इन मिस्टर को लगता है कि जो ये काम करते हैं बस वही ठीक है, बाकी सब गलत। मीरम ने हमायत की तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? नाश्ता करें। उसने ठोक कर जवाब दिया और इसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ नवाला चबाने लगा। कुछ वक्त गुजरा था, ज्यादा तो नहीं पर शायद 4 माह तक सब ठीक रहा। जिंदगी में सुकून हो गया था। आर्या काम से वापस आता तो मीरम मोहब्बत से मिलती। कबर कबार छोटी मोटी अनबन हो जाती थी लेकिन उसने दोबारा आर्या को खुद पर गुस्सा होने का मौका नहीं दिया था। उधर डार्लिंग भी अब पूरी तरह सेहतयाब हो चुकी थी और काम पर वापस जाने लगी। पूरी टीम ने उसे शान से वेलकम बैक कहा था। इसके ठीक होने की खुशी में पहले दोनों ने खैरात करवाई और फिर जर्मनी के माहौल को मद्देनजर रखते हुए आज आर्या ने घर में नाइट पार्टी रखवाई थी। सहल भी अब काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी। एक फील्ड में साइकियाट्रिस्ट से मिलकर वो खान को भूलने लगी थी। अपने भाई के कहने के मुताबिक उसने दोबारा कभी भी खान की तस्वीर को नहीं देखा था। जख्मों को फिर से कुरेदने की हिम्मत नहीं थी। अब इसकी इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। सब ठीक चल रहा था और खुशियां वापस आने लगी। आज रात मुनक्कद होने वाली पार्टी की शॉपिंग करने की खबर से सहल और मीरम फिर से एक साथ मार्केट आई थी। मीरम की नज़र एक वाइट स्लीवलेस टॉप शर्ट पर जाकर अटक गई। सहल ने जब उसे यूं हसरत से डमी पर लगी शर्ट को तकते पाया तो बाजू हिलाया। अच्छी लग रही है वो शर्ट। हाँ, इस शर्ट में तो मैं बहुत प्यारी लगूंगी, पर तुम्हारे भाई पहनने नहीं देंगे। उसने उदासी से मुंह लटकाया। यार, अब तो तुम भाई को इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो तो अपनी बातें मनवाया करो। जिद लगाकर बैठ जाना, फिर तुम देखना कि भाई खुद ही तुम्हारी जिद के सामने हार जाएंगे। मान ही ना ले वो मेरी जिद। यार, मान लेंगे, कोशिश तो करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम डायरेक्ट ये ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंच जाना, ताकि भाई तुम्हें कुछ कह ही ना सके। नहीं, मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम इनकी इजाज़त के बगैर अपने थोड़े से बाल काटे थे, तो उन्होंने इतना गुस्सा किया था मुझ पर। और अब अगर मैं इस तरह की ड्रेसिंग करके सबके सामने जाऊँगी, तो वो मुझे थप्पड़ मार-मार के मेरा मुँह लाल कर देंगे। नहीं मारेंगे यार, तुम्हारी हालत का ख़्याल करेंगे। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरी हालत का भी ख़्याल नहीं करेंगे, अगर मैंने कोई उल्टी-सीधी हरकत की तो। उसकी निगाहें पूरी तरह खौफ में डूबी हुई दिखाई दी। अच्छा, अगर इतना ही डर है तो मत पहनो, मुझे क्या? मैं तो बस ये कह रही थी कि शौक पूरे करने चाहिए। उसने कंधे उचकाए लापरवाही से कहा। कह तो ठीक रही हो, लेकिन काफ़ी दिनों से वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं और हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि वो फिर से मुझ पर गुस्सा करे। लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो। हो सकता है कि वो कुछ भी ना कहें। ज़िंदगी में ना रिस्क लेना चाहिए। वैसे बहुत से ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। हाँ, और तुम्हारे भाई मुझे बताएँगे कि रिस्क क्यों नहीं लेना चाहिए। वैसे अब हमारा कोई चौथा पाँचवाँ महीना चल रहा है। फिलहाल अपने शौक पूरे करूँगी तो फिर भी इतनी बुरी नहीं लगूँगी। लेकिन लास्ट मंथ्स में तो कोई कपड़ा नहीं पहन सकूँगी। बस लॉन्ग फ्रॉक पहनने पड़ेंगे।
वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं दिल कर रहा तो बेशक मत पहनो, लेकिन मैं तो अपनी मर्ज़ी की ड्रेस लूँगी। हनूज़ बेनियाज़ी से लफ़्ज़ कहकर वो एक तरफ निकल गई। मीरम की निगाहें अभी तक उसी शर्ट पर टिकी हुई थीं। आज नाइट पार्टी घर के लॉन में मुख्तलिफ रंग-बिरंगी लाइट्स लगाकर मुनक्कद की गई थी। एक तरफ चाँद की रोशनी थी, तो दूसरी तरफ जगमगाती हुई लाइट्स। डार्लिंग ने स्याह रंग की चमचमाती शॉर्ट शर्ट के साथ वैसा ही चमचमाता टाइट पहना और लश्कारे मारती जैकेट ज़ेब तन करके ऊंची पोनी लगाई। इसकी ज्वेलरी भी स्याह रंग की ही थी और स्मोकी आईज के साथ उसने लाइट नेचुरल कलर की ग्लोसी लिपस्टिक लगाई हुई थी। क्योंकि ये पार्टी स्पेशल इसी के लिए थी, इसलिए वो सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। मीरम कब से ब्यूटी पार्लर गई हुई थी और अभी तक नहीं पहुंची थी। सहल भी इसके हमरा ही थी। आर्याल उसे बार-बार कॉल्स कर कर के थक चुका था, क्योंकि वो मुसलसल लारे लगा रही थी। जब उसे मज़ीद इंतज़ार न हुआ तो धनधनाता अभी पार्टी से निकलने ही वाला था जब सामने से मीरम और सहल आती दिखाई दी। सहल ने गुलाबी रंग की ऊंची शर्ट के साथ प्लाज़ो पहन रखा था और बालों का खूबसूरत सा जोड़ा बनवाया था। जबकि इसकी नज़र उसके पहलू में खड़ी अपनी बीवी पर पड़ी तो इसके होश उड़ गए। ये मीरम उसे अपनी मीरम लग ही नहीं रही थी। उसने अपने ख्वाब को छोड़कर सुर्ख रंग की मैक्सी पहनी थी। उसने भी अपने बालों का जूड़ा बनवाया था, लेकिन आर्या ने उसे कभी बाल किसी और के सामने खोलने की इजाज़त ही नहीं दी थी। वो उसे देखकर दीवाना हो रहा था। फिर इसके करीब जाकर अपना हाथ बढ़ाया, तो उसने नाज़ुकी से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। थोड़ी ही देर बाद वो उससे अलग होके कुछ लोगों से मिलने और गुफ्तगू-शुनीद करने दूर खड़ा हो गया। लेकिन उसकी नज़रें वक्फे-वक्फे से उसे ही देखती। पार्टी खत्म हुई तो सबने अपने-अपने घरों का रुख किया। मीरा भी अपने कमरे में पहुंची थी और अभी चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी, जब उसे अपनी पुश से लॉक लगाने की आवाज़ आई। उसने घूमकर नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये कौन होगा। बस हल्का-सा मुस्कुराई। इसकी सोच के ऐन मुताबिक वो इसकी कमर पर हाथ गुजारकर उसके पेट तक ले आया था। मीरम ने अपनी आंखें बंद करके उसे महसूस करना शुरू किया। फिर वो उसे घुमाकर उसका रुख अपनी तरफ कर गया था। जाने अजीज, क्यों इससे तैयार होती हो कि तुम्हारा मजीद दीवाना होने को दिल करता है? उसने अपना माथा इसकी पेशानी से टकाया हुआ था और दोनों की नाक की हड्डी भी टच होने लगी। इसलिए, ताकि आप और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे मुझसे। वो शरारत से बोली। तुम कहती है कि मैं जालिम हूँ, मगर तुम तो मुझसे भी ज्यादा जालिम हो। बहुत तड़पाती हो अपने लिए। अभी तो तड़पाया ही नहीं। नहीं। हैरत से उसने अपने आईब्रोज चढ़ाए। हम्म वैसे एक बात पूछूं? हम्म आज मुझे मार्केट में व्हाइट कलर की बहुत ही प्यारी सी शर्ट पसंद आई थी। दिल आ गया मेरा इस शर्ट पर वो काफ़ी शॉर्ट थी और स्लीवलेस थी। पर मेरा बहुत दिल किया कि मैं इसे खरीद लूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो? इजाज़त है। अच्छी लगी है तो ले लेना। सच्ची? उसने नकाबिले यकीन नज़रों से चहक कर पूछा। मुझे, लेकिन पहनने सिर्फ मेरे सामने। अपनी बात कहकर वो उस पर झुक गया था, जबकि मीरम अफसुर्दा दिखाई दी। लेकिन फिर खुद ही एक लम्हे के बाद खुद को उसके हवाले कर गई।